तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को आप एक तरह से केस स्टडी के रूप में देखिए। हमने ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अलग अलग बिजनेस को डिस्कस किया है। खास करके अगर आप देखेंगे बेसिकली बिजनेस का नाम क्या है तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स इस बिजनेस का नाम है। इस वीडियो का एम क्या है, इस वीडियो से हम लोग बेसिकली किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स क्या काम करता है, इनकी हिस्ट्री कैसे रही है, इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स में अपनी इवोल्यूशन किया है, कैसे इनका जो कमिंस इनका बेसिकली पीयर है वहाँ से कैसे अलग हुए, इनकी ट्रैजेक्टरी क्या है, और कैसे ये जो पूरा डेटा सेंटर हो गया, एआई की पूरी थीम चल रही है हमारे कंट्री में, जो भी आपका एक तरह से इंफ्रा की बूम हो रही है उसका कैसे ये एक तरह से मान लीजिए आप प्रॉक्सी प्ले समझ सकते हो, या फिर जो उसका पूरा बेनिफिशियरी है वो जो बनता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए केपेक्स प्लान्स इनके कैसे हैं, कैसे कैसे नए प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, कैसे बिजनेस की सिक्लिकलिटी रहती है, अमेरिकन मार्केट हो गया, आपकी मिडिल ईस्ट मार्केट में कैसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिनेंशियल नंबर्स कैसे आए हैं इनके, पहला जो इनका विजन था पोस्ट कोविड वो विजन में लोगों ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, और यहाँ से जो FY 30 का विजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा इस वीडियो का एम है। कुछ 8 या 9 सेक्शन में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। तो स्टार्टिंग पार्ट में हम लोग जैसे हर वीडियो में करते हैं, हम लोग बिजनेस का इवोल्यूशन समझेंगे, उनकी क्या प्रोडक्ट्स रहे हैं उन चीज़ों को समझते हैं। वहां से बढ़ के कुछ फिनेंशियल नंबर्स हो गया इनका, मान लीजिए जो केपेक्स वगैरह हो रहा है उनको समझेंगे। कैसे एक बिजनेस अपने जो प्रोडक्ट सेगमेंट होता है, मतलब कोई भी बिजनेस होता है आपका, जैसे जैसे वो आपके वैल्यू चेन में ऊपर की ओर बढ़ता है तो उससे आपकी जो मार्जिन होती है वो आपकी बढ़ते जाती है। तो आपको दिखता है कि बिजनेस जो है, मान लीजिए पहले एक लोअर मार्जिन सेगमेंट में काम करता है, वहां से वो अगर आपको बढ़ के एक नए सेगमेंट में जाता है तो वहां पे आपके मार्जिन में एक्सपांशन होता है, और वो क्या उससे क्या होती है, अल्टीमेटली एक बिजनेस जो होता है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफी वेल्थ जनरेट करता है ओवर द एक ह्यूज 4-5 पीरियड के टाइम में। तो उस नजरिए से बिजनेस को देखेंगे। बाकी कोई भी बिजनेस होता है वो आपको जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो होता है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो लोग अपने प्रोडक्ट में कितना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, क्या नए नए जोग्राफीज में जा रहे हैं, वो सारी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी यही सारे पैरामीटर्स को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें अगर ये समझना है कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन क्या है, कैसी ये बिजनेस आज के डेट में ये जो पूरा बिजनेस बना है, ये समझना है हमें, तो इसके पहले थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में जाते हैं तो अगर आप देखेंगे किर्लोस्कर ऑयल इंजन इंजन जो है बहुत पुराना बिजनेस है, मतलब 3-4 डिकेट्स हो गए, 1990s वगैरह से काम कर रहा है। तो वहां से ये लोग स्टार्ट हुए। तो जब अगर आप पहले का समय देखेंगे, जो इनके अभी आई थिंक पूरा जो बिजनेस को हेड करते हैं, इनकी जो शुरुआत है वो इनका पहले किर्लोस्कर कमिंस करके एक पूरा बिजनेस हुआ करता था। वहां से चीजें बननी स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ, जैसे आपने मेरी हिताची वाली वीडियो को अगर फॉलो किया है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे ABB और जो हिताची है वो पूरा अलग हुए थे, और वहां से वो लोग अपने अपने जर्नी में आगे बढ़े। तो कुछ वैसे ही समझ सकते हैं आप। तो उसी समय आई थिंक 1990s या 2000 के आसपास ये बिजनेस जो है कमिंस से अलग हो गया। कमिंस जो इनका बेसिकली कमिंस और किर्लोस्कर जो ग्रुप है, दोनों की ज्वाइंट वेंचर थी। वहां पे ये लोग डीजल इंजन्स वगैरह बनाया करते थे। वहां से चीजें अलग हुई, दोनों बिजनेस ने अपना अपना अलग अलग रास्ता तय किया। और आप देख रहे हो अभी इंडियन मार्केट में और इंडिया के बाहर में भी ऑफकोर्स, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी मिडिल ईस्ट मार्केट हो गया, US मार्केट है, अफ्रीकन मार्केट है, मेना रीजन जो होता है आपकी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट होता है, वहां पे पूरे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उन सभी मार्केट में ये लोग सर्व करते हैं। तो बहुत इंडिया में भी ये लोग compete करते हैं, और आपके जो मिडिल ईस्ट मार्केट होता है वहां पे भी compete करते हैं। तो देखेंगे दोनों बिजनेस जो है ना आपका, जैसे किर्लोस्कर है वो आपका जो लोअर मार्जिन वाला सेगमेंट होता है, कहने का मतलब समझ लीजिए जैसे आपकी जो एग्रीकल्चर पंप्स वगैरह होते हैं, तो वो सभी को हम लोग हॉर्स पावर में नापते हैं, मतलब 745 समथिंग होता है। तो उस हॉर्स पावर में नापते हैं। तो जो छोटा बेसिकली हॉर्स पावर सेगमेंट था, मतलब एग्रीकल्चर पंप हो गया, टेलर्स होते हैं जो आपकी खेतों की वो करनी पड़ती है ना, जैसे जनरेटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो इंजन यूज होते हैं, अगर आप अभी भी गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी आपकी वो डीजल जनरेटर्स होते हैं। जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, अगर आपने झारखंड वगैरह में रहे हो, तो आपने वो बचपन में देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी चल जाया करती थी, तो वहाँ पे हम लोग वो मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर से होते थे, मतलब सॉरी डीजल जनरेटर से होते थे, उनसे हमारे घरों में बिजली आया करती थी। तो वहां से बिजनेस आगे बढ़ा। तो वैसी वैसी चीजें आगे बढ़ी है। तो ये समय वैसे गुजरा, और अभी दोनों कंपनियां आपके पूरे इंडियन मार्केट में compete करती है। तो ये इनका पूरा समय बीता है। चलिए इसके बाद जो स्टोरी है हमारी आगे बढ़ी। तो अगर आप देखेंगे एफ वाई 12-15 जो हुआ, मतलब किर्लोस्कर ग्रुप किर्लोस्कर ऑयल इंजन के बारे में, तो आप ये जो पूरा सेक्टर देख रहे हो ना, यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे जैसे अभी हमने सेडमैक मेकाट्रॉनिक्स डिस्कस किया था। तो कई बार क्या होता है, जो पूरा ये सेक्टर है ये लोग अपने कई बार अपने जो OEM होता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई उनसे कितना इनको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। तो उन्होंने सॉरी OEM ने कुछ एंकर क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उसको इन्होंने लूज कर दिया। तो वहां से इनके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो किर्लोस्कर ग्रुप है वो आपका मतलब पहले लोअर हॉर्स पावर सेगमेंट में काम करता था। तो वहां पे आप देखते हो ना, जो आपकी लोअर हॉर्स पावर सेगमेंट होती है वो आपका प्रोडक्ट जो है किस जगह में काम करता है, वो आपका काम करता है। मान लीजिए आपके जो घरों में आप देखते होगे, हमारे हर बिल्डिंग के अंदर एक वो डीजल जनरेटर जैसी चीजें होती हैं। आप कोई इंडस्ट्री में जाइए, टेलीकॉम टावर्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, वहां पे भी आपको डीजल जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमने बहुत सारी सब स्टेशन रिलेटेड कंपनी को डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने EPC वगैरह के बारे में काफी चीजों को समझा है। तो वहां पे आप देखेंगे जितने भी ये होते हैं ना हमारे
तो वहाँ पे ये डीजल जनरेटर्स की यूज होती है। तो डीजल जनरेटर की यूज क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप देखिए, आप एक इलेक्ट्रिकल प्लांट में हो, मान लीजिए एक थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे आप बिजली जनरेट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो बैकअप पावर होती है ना, मतलब आपको जो मान लीजिए जो छोटे छोटे बैटरीज वगैरह होते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, कई बार उसके लिए आपको छोटे जनरेटर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे आपको डीजल जनरेटर्स वगैरह को आप यूज करते हो एज अ बैकअप सोर्स। अगर आपको मैं एक अच्छा एनीडोट बताऊं, तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे, तो जो फुकुशिमा प्लांट था ना, जो आपका जापान में फुकुशिमा दाइची, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो बेसिकली वहाँ पे डिजास्टर हुआ था, आई थिंक 2012 के आसपास। तो उसमें आप पाओगे ना, वहाँ पे जो डीजल जनरेटर्स थे, उनमें समुद्र का मतलब सुनामी का पानी घुस गया था। तो आप उसको और बाकी सर्च कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जितने भी ये डीजल जनरेटर्स होते हैं, जो पूरी आपकी इंफ्रा की कंपनियां हैं, जितने भी आपके अलग अलग केमिकल सेक्टर हो गया, आपकी मतलब इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो गया, सब जगह में आपको पूरी उसकी यूज पड़ती है। तो पॉइंट हम लोग लेके आते हैं, तो वहां पे जो आपकी लोअर हॉर्स पावर वाला सेगमेंट होता है, वो आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जितने आपके किसान वगैरह हैं, सब लोगों की मानसून वगैरह होती है, उनको खेत खलियान में पूरी प्लॉइंग करनी पड़ती है, जितनी भी चीजें करनी पड़ती है, तो वहां पे आपको पूरे डीजल इंजन की बहुत ज्यादा उपयोग होती है। तो जब आप लोअर हॉर्स पावर सेगमेंट में काम करते हो, अब आपको पता है, ऐसा कहा जाता है, मतलब आई थिंक राजीव राजीव गांधी ने कहा था, या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में कहा था, कि बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो एक तरह से डिपेंड करती है मानसून कैसे आता है। बिकॉज आप देखे होंगे ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारी कंट्री रही है, वो एक मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमी रही है। तो अगर आज का भी अगर आप डेटा देखोगे, कोई भी अगर आप इकोनॉमिक सर्वे निकाल लीजिए पिछले 10 पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस का, जो हमारा डेटा है, उसमें आप पाओगे कि हमारे भारत की लगभग 50% से जो ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है, वो आज भी आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट ये है कि हमारे कंट्री में जैसे मानसून आएगा, उसके बेस पे जो किसान होता है हमारा, वो आपका डीजल जनरेटर्स लेता है, लगाता है, उससे आपकी फसल उगाता है और मार्केट में बेचता है। तो क्या होता है उस समय में, अगर आप 2011-15 के बीच का समय देखोगे किर्लोस्कर ऑयल इंजन का, तो वहां पे पाओगे कि इनकी जो बिजनेस है ना, वो एक तरह से काफी सिक्लिकल था। मतलब कई बार आपके ड्राउट्स वगैरह आ गए, ड्राउट्स आता है तो किसान अपना खेतों में पानी नहीं दे पाएगा, तो उससे क्या होती है, इनके जो बिजनेस की सेल्स होती है वो आपकी कम हो जाती है। तो सिक्लिकल नेचर का बिजनेस था। तो वहां से चीजें आगे बढ़ी। फिर एक और दिक्कत क्या हुई, तो उस समय के बाद इनका पैंडेमिक का टाइम आया, और पैंडेमिक के टाइम में हमें समझ में आता है कि जितना भी आपका सप्लाई चेन की पूरी डिस्रप्शन हो गई, तो उसके कारण सभी कंपनियों के लिए आपके इन्वेंट्री का जो बेसिकली होता है, उसमें अटक जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ से बिजनेस में दिक्कत आ रही थी। तो एक और चीज़ अगर आप देखेंगे ना, पहले जो इनका पूरा एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट था, वहाँ पे जो इनका बिजनेस मॉडल था, उसमें ये जो अपनी इन्वेंट्री है, वो अपने मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह उनको दे दिया करते थे। तो उससे क्या होती थी, कई बार मान लीजिए अगर आपका मानसून वगैरह में डिले हो गया, तो उसके कारण कई बार आपकी जो इन्वेंट्री होती है, वो आपकी चोकअप हो जाती थी। इसको समझना है ना, बेस्ट एग्जांपल है आपका, मान लीजिए अगर आपने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखा है, आदित्य विजन को देखा है, या फिर अगर आपने वो होती है ना कंपनी ईपैक वाली जो ड्यूरेबल कंपनी है, इन सभी कंपनियों को अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे इन सभी कंपनियों में लास्ट ईयर में जो वो बारिश वगैरह के कारण इनकी पूरी इन्वेंट्री चोकअप हो गई। तो आप उस पॉइंट को यहाँ पे लाके कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से बिजनेस कुछ आगे बढ़ रहा था। तो इस तरह से मान लीजिए इन सभी चीज़ों को इन्होंने डील किया है, और इन सभी चीज़ों के बाद इन्होंने जो लर्निंग ली है, उससे क्या किया है, धीरे धीरे ये लोग आपके जो लोअर मार्जिन वाला सेगमेंट होता है, मतलब जो लोअर हॉर्स पावर होता है, वहाँ से चीज़ें ये लोग बढ़ा के आपकी हायर हॉर्स पावर जो होती है, उस सेगमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। और वैसे इन्होंने एग्रीकल्चर में भी क्या किया है, जो इनका पहले वाला मतलब मेथड था, जिसमें ये लोग इन्वेंट्री वगैरह अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते थे, अब उसको एक तरह से मान लीजिए जिनकी पुल स्ट्रैटेजी है, कहने का मतलब क्या है, बेसिकली डिमांड लेट अपनी इन्वेंट्री को देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिससे वो लोग बेच पाते हैं। तो उससे इनका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वो भी इनका बेटर हुआ। तो इस तरह से पूरा बिजनेस आगे बढ़ा है। तो ये जो बिजनेस है ना, इस ट्रैजेक्टरी में इनका जो अगर आप देखेंगे, इनका जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, वहां से चीजें बदल गई। अब एक और जो ये पूरा बिजनेस होता है ना, जैसे अगर आप देख रहे हो डीजल इंजन बेसिकली बना रहे हैं ये लोग, तो आप देखते हो अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप पाओगे कि वहाँ पे जैसे आपकी सर्दी वगैरह आती है, तो वहाँ पे आपकी जो पूरी वो आपकी वेस्टर्न हवाएं जो होती हैं, जो आपकी ठंड के कारण जो भी आपकी पॉल्यूशन वगैरह होती है, तो उस कारण जो भी ये डीजल जनरेटर्स वगैरह होते हैं, जिसमें वो ऑड इवन वाला फॉर्मूला होता है, तो कई सारी जगहों में आपकी जो पॉल्यूशन नॉर्म्स होती है, फिर आपकी जो डीजल जनरेटर्स को यूज़ करने की सरकार की तरफ से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों से कंपनियां गुजर रही थी। तो इस तरह से कंपनी का अगर आप फेस देखोगे ना, इनका 2021-22 भी था, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी का एक नया विजन दिया। उस विजन को ये लोग कहते हैं कि बेसिकली इनका एम था कि बाय द एंड ऑफ FY 25 ये लोग अपने पूरे जितने भी रेवेन्यू है, उसको कहते थे कि हम लोग लगभग कुछ 2B इनका स्ट्रैटेजी था। अगर मैं आपको इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं, तो 2x और 3x करने की बात करते थे। तो उसमें अगर आप देखेंगे, ये लोग अपने रेवेन्यू को 2x करने की बात कर रहे थे, और जो मार्जिन होता है उसको एक तरह से डबल डिजिट मार्जिन में लाने की बात कर रहे थे। तो कंपनी को अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी ने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से बेसिकली किया है, और आई थिंक अपने रेवेन्यू गाइडेंस को तो उतना मीट नहीं किया है सिंस इनका, बट इनका क्या है, जो आपका मार्जिन एक्सपांसन है वो आपका बहुत ज़्यादा था। उसके कारण आपको दिखता है कि बहुत आपकी एबिटा लेवल्स पे और जो पैट लेवल्स है, उसमें इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ से कंपनी का जो FY 25 बीता है, अब लास्ट ईयर इन्होंने एक नया पूरा विजन शेयर किया है। उसको ये लोग कहते हैं टू बी विजन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कंपनी ये कहता है कि हम लोग बाय द एंड ऑफ FY 30 इनका जो रेवेन्यू है,
अपने पूरे B2B सेगमेंट के अंदर उसको लगभग $2 बिलियन करने की बात करते हैं, जो कि अगर आप निकालोगे तो $2 बिलियन लगभग मान लीजिए 8,000 करोड़, लगभग 16-17 thousand करोड़ करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ FY 30। उससे अगर आप इनका गाइडेंस निकालोगे ना तो लगभग मान लीजिए बाय द एंड ऑफ FY 26 अगर हम देखें, अगर मैं आपको बताऊं FY 26 में इन्होंने लगभग 7,600 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो उसके बेस पे अगर आप देखोगे तो आप निकाल सकते हो लगभग 25% CAGR पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। तो ये इनका पूरा प्रेजेंट फेस है। तो चलिए अब समझते हैं इस कंपनी का सब्सिडरीज कैसे हैं, बिकॉज इस कंपनी का देखोगे ना बहुत अलग अलग जगहों में काम करते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें समझनी काफ़ी जरूरी है। तो उनको समझते हैं और उससे फिर हम लोग बाकी और पॉइंट्स को समझेंगे। सो लेट्स सी। सो अब अगर हम लोग इस कंपनी को देखें तो देखिए, तो अब हम लोग अपने पूरे बाकी जो थीम्स है उनको स्टडी करते हैं। सो चलिए, तो अगर हम देखें तो किर्लोस्कर का जो पूरा ये वीडियो का एम भी है, वो इनका जो पूरा जो 2 बिलियन का टारगेट है उसको समझने का पूरा एम है हमारा। तो अगर आप देखोगे ये स्लाइड में आप इसका जितना भी पूरा विजन है कंपनी का और कंपनी क्या क्या करना चाहता है, पहले ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो उससे क्या है, हमारी आधी से ज़्यादा चीज़ हमें वहीं पर समझने में हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप इनका कंपनी देखोगे ना तो पहले तो चीज़ ये है कि ये कंपनी आपका बहुत पूरा B2B वर्टिकल में काम करता है, जिसके अंदर ये लोग पूरा आपका अलग अलग इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो गया, आपकी मान लीजिए पावर जनरेशन सेगमेंट हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, हर जगह पे काम करते हैं। इनका एक्सपोर्ट में भी काफ़ी सारा काम है, जैसे अगर आप इनका देख सकते हो किर्लोस्कर इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट जो इनका पूरा वेंचर है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक इनका GOEM होता है, कहने का मतलब क्या है, वहाँ की जो मिडिल ईस्ट की आपकी OEMs होगी उनके साथ मिलके एक तरह से क्या करेंगे, वहीं पे अपनी सप्लाई चेन को लेके जाएंगे, वहीं पे आपकी जो इंजन्स वगैरह होंगे उसको बनाएंगे, कई बार अपने जो लोकल OEM होगा उससे मिलके अपनी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसको बेसिकली बढ़ाने की बात करते हैं। तो इनका मिडिल ईस्ट वाला जो इनका बेसिकली सब्सिडरी है वो काम करता है। बाकी अमेरिकाज कॉर्पोरेशन देखोगे तो वहाँ पे इन्होंने कुछ समय पहले एक कंपनी थी जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन्स LPG LLC DBA वाइल्ड कैट पावर जेन कंपनी जो है, वहाँ पे लगभग मान लीजिए 51% जो इनका पूरा बेसिकली आप समझ सकते हो वहाँ पे उस कंपनी को एक्वायर किया है, और उस कंपनी को एक्वायर करके वहाँ से ये लोग आपकी जो मिडिल ईस्ट मार्केट है उसमें टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका मान लीजिए पूरा आपका US वाला सेगमेंट है। बाकी US में क्या दिक्कतें हैं, क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर आप देखोगे बाकी इनका मान लीजिए एरका फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, ये क्या है, ये इस कंपनी के लिए बहुत आप समझ सकते हो एक तरह से फ्रिक्शन पॉइंट है, जो कि जो काफ़ी एनालिस्ट वगैरह होते हैं उससे आप देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह इनको आते हैं। तो एरका फिनेंशियल्स क्या है, इससे बेसिकली कंपनी मान लीजिए जिनके आप देख रहे हो ना कि सिंस कंपनी इतनी पुरानी है, तो उससे क्या है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जितने भी इनके पार्टनर्स वगैरह होते हैं, जो इनका कॉन्टैक्ट्स वगैरह है, अब ये बेसिकली क्या रूरल इंडिया में भी काम करते हैं, तो उससे क्या होती है आपकी कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाती है। तो कंपनी क्या चाहता है कि उस चीज़ों को यूज़ करके आपका जो भी ये रिटेल लोन्स वगैरह होते हैं उसकी तरफ ये लोग जाने की बात करते हैं। तो ये इनका पूरा ये लोग अर्का फाइनेंशियल से काम करने की बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं, उन चीज़ों पे मैं आता हूँ। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका KOEL फ्लूइड डायनेमिक्स वाला सेगमेंट है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली स्लम सेल के वाया इस कंपनी को बेसिकली इन्होंने एक अलग सब्सिडरी बना दी है। इसके वाया इनका फोकस क्या है, ये लोग ये चाहते हैं कि इस कंपनी के वाया ये लोग जो इनका पूरा बेसिकली आपका मान लीजिए ना जो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपकी रिटेल सेगमेंट है जहाँ पे ये लोग आपका जो आपका फार्म मैकेनाइजेशन वगैरह हो गया और जो आपकी पंपिंग होती है, मतलब वाटर पंप वगैरह करना होता है, उन सभी सेगमेंट में ये लोग काम करने की बात करते हैं। और उससे ये लोग चाहते हैं कि क्लियर फोकस आपको जो इनका मतलब B2C से वाला सेगमेंट है वहाँ पे इनको दिख सके। तो ये इनका आप देखोगे पूरा इनका ग्रुप वर्टिकल हो गया। तो इस तरह से कंपनी काम करना चाहता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो चलिए आगे जाने से पहले हम लोग कुछ इनके और प्रोडक्ट्स वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो हम लोग अगर इनके प्रोडक्ट्स वगैरह बताएं आपको, तो देखिए पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बात कर लिया है कि स्मॉल सेगमेंट में ये लोग आपके होम्स वगैरह हो गए, बैंक्स हो गया, रियल एस्टेट वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो बैकअप पावर की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी जगहों में ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनका जो मिडिल KVA वाला सेगमेंट है, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये कंपनी क्या है आपका मान लीजिए जो आपके मिडिल सेगमेंट होता है, मतलब मिडिल हॉर्स पावर सेगमेंट है, वहाँ पे आपका टेलीकॉम हो गया, फिर रूरल रूरल जगहों में जहाँ जहाँ आपकी बेसिकली पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। फिर आपका अगर देखोगे जैसे जैसे इन्होंने क्या किया है पिछले कुछ समय में अपने हायर हॉर्स पावर वर्टिकल की तरफ आगे बढ़े हैं, तो वहाँ पे अगर आप मार्केट लीडर देखोगे ना इंडिया में, तो वो आपका कमेंस आता है। तो पहले अगर आप देखोगे इनका, अगर मैं आपको बताऊं जो मार्केट शेयर था, जो इनका लोअर हॉर्स पावर वाला सेगमेंट था, वहाँ पे इनका मार्केट शेयर कुछ 20% से 30% के बीच में आता है, और वहाँ पे ये लोग काफ़ी डोमिनेटेड है। इनका हायर हॉर्स पावर में उतना मार्केट शेयर था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे धीरे धीरे एक पूरा स्ट्रैटेजी इन्होंने अडॉप्ट किया। उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं ऑप्टी प्राइम या ऑप्टो प्राइम कहते हैं। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इस कंपनी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, तो देखिए अगर हम उसको समझे तो तो बेसिकली उस स्ट्रैटेजी में क्या है, ये कंपनी क्या करना चाहता है, तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो ऑप्टिव प्राइम जो इनकी स्ट्रैटेजी है, इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, इनका मान लीजिए 500 KVA का इनका एक हॉर्स पावर का पूरा सेगमेंट है। तो ये लोग क्या करेंगे, वैसे कई सारे इंजन्स को मिला के एक बड़ी इंजन बनाएंगे। तो जनरली अगर आप बाकी OEM को देखोगे ना, तो वहाँ पे काम कैसे होता है, वहाँ पे काम कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पे एक सिंगल आपका बड़ा सारा इंजन बना के अपने जो क्लाइंट होता है उनको सेल करते हैं। बट वहीं पे जो किर्लोस्कर ऑयल है एक तरह से मान लीजिए एक यूनिक अप्रोच भी देता है, बट उसके साथ क्या होता है ना, कुछ दिक्कतें भी आती हैं, बिकॉज क्या है ना, आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में प्रूवन नहीं है। तो कई बार
जो होता है आपका जो क्लाइंट होता है उससे आपको रेसिस्टेंस भी मिलता है कि भाई क्या मैं उस प्रोडक्ट को लूंगा कि नहीं लूंगा। तो बेसिकली एम क्या है कंपनी का, कंपनी अपनी ऑप्टो प्राइम स्ट्रैटेजी के वाया इनका जो हाई हॉर्स पावर वाला सेगमेंट है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करता है। अब उसी के वाया इन्होंने कई सारे जो ऑर्डर्स वगैरह है अपने उनको उसको विन किया है। अब इसी जो ऑप्टो प्राइम स्ट्रैटेजी है ना, इसी स्ट्रैटेजी के वाया ये लोग आपका समझिए जो आपकी डिफेंस है या फिर जो आपकी एनपीसीआईएल की डील्स है उनकी तरफ ये लोग जाने की बात करते हैं। जो आपके डेटा सेंटर हो गया, बड़ी बड़ी जो आपकी रेसिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह होती है वहाँ पे ये लोग जाने की बात करते हैं। तो यही से हम लोग चलिए समझने की कोशिश करते हैं इनका जो पूरा ये रियल एस्टेट हो गया, डेटा सेंटर्स वगैरह हो गया, यहाँ पे इतनी टेलविंड्स क्यों आते हैं। तो देखिए, तो अगर आप देखोगे ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि जितने भी ये नए नए नीड सेगमेंट है, एक ही करके सबके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग डेटा सेंटर्स वगैरह के बारे में। तो कोई भी डेटा सेंटर है वहाँ पे भी आपको बैकअप पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब वहाँ पे जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपको मान लीजिए वहाँ पे जो आपका डीजे जनरेटर्स वगैरह यूज़ होंगे, वो आपके मान लीजिए छोटे सेगमेंट नहीं होंगे। वहाँ पे आपको जो यूज़ होना है वो आपका मान लीजिए मेगावाट स्केल पे यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल के लिए समझना है अगर हमें, तो इनका एनपीसीएल का जो ऑर्डर है उसको समझते हैं। तो देखिए अब एनपीसीएल क्या है, एनपीसीएल आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है। ये बेसिकली करता क्या है, आपकी इंडिया में पीएसयू है बेसिकली, इसके अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मैंने इस पूरे सेक्टर को दो दो या तीन वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में समझाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें आपको अगर न्यूक्लियर सेक्टर में समझना है कि क्या क्या कंट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरा न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर कैसा इवोल्यूशन हुआ है, तो उसको समझ सकते हो आप। और जो रिसेंट हमारी शांति बिल आई है उसके बारे में समझना है आप, उसको वो भी समझ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में अभी जो रिसेंट आपकी अडानी ग्रुप हो गया, जो भी कंपनियां हैं सभी आप दिख रहे हो अलग अलग जगहों में जाके जॉइंट वेंचर्स वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका के साथ काफ़ी सारा उसके ऊपर टेलविंड चल रहा है। तो वो चीज़ अगर आपको समझनी है तो आप उन वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंटेक्स्ट में लेके आऊँ एनपीसीएल वाली चीज़ों को, तो अगर आपको समझना है तो देखिए, अब पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी एक न्यूक्लियर सेक्टर में डीजल जनरेटर्स की यूज़ क्या होती है। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए हैं जहां पे आपको दिखता है कि बैकअप पावर, और जो मैंने आपको फुकुशिमा दाइची का भी एग्जांपल दिया जो जापान में दिक्कत हुई थी। बट यहाँ पे जो इनका ऑर्डर है एनपीसीएल का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जांपल्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो देखिए, एक आप बड़े मतलब केमिकल जो भी एक प्रोसेस प्लांट होती है, बड़ी बड़ी प्लांट्स आपकी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है आपका जो बेसिकली फ्लूइड है, मतलब एक बहुत लिक्विड है, आपको उस लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो वहाँ पे आपकी तो इलेक्ट्रिसिटी आप लेके नहीं आओगे ना, बिकॉज आप मान लीजिए ना वो बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ टन्स में आपकी बेसिकली सामान होती है। केमिकल प्लांट है मान लीजिए, एक बहुत बड़ा केमिकल प्लांट है, मान लीजिए H2SO4 बनता है, कोई भी केमिकल बनती है। तो उसको आपको एक जगह से प्लांट की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। वो कई सारे पाइप्स वगैरह होंगे, उससे उसको ट्रैवल कराना है। तो उसके लिए आपको बहुत हाई पंपिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे जो आपके डीजल जनरेटर्स होगी ना, वो आपकी मान लीजिए लोअर केवीए की नहीं होगी, ऐसा नहीं है वो 100 केवीए का होगा। वो आपका मान लीजिए 1000 केवीए का होगा, 2000, 3000, 5000, इस तरह के केवीए के होंगे। अगर मैं उसको मेगावाट के टर्म्स में ले आता हूँ ना, तो वो आपका 1 मेगावाट 2 मेगावाट, जैसे अगर अपन आपको मैं बताऊं, इनका जो एनपीसीआई का ऑर्डर है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है, वो लगभग आई थिंक 6.4 मेगावाट का है। अब ये किस प्लांट के लिए है, ये आपका कुडनकुलम प्लांट के लिए है। अब ये कुडनकुलम प्लांट के बारे में अगर आपको जानना है, आप मेरी न्यूक्लियर वाली वीडियो को देख सकते हो। अगर मैं वो कंटेक्स्ट दूँ तो बेसिकली क्या है ना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो कुडनकुलम प्लांट है वो आपका रसिया के साथ जॉइंट वेंचर में, इंडिया बेसिकली आपका तमिलनाडु और जो आपका ये मतलब केरला है उसके दो जो जो स्टेट्स मर्ज होती है वहाँ पे इनका प्लांट है। आई थिंक तमिलनाडु में प्लांट है। 6 रिएक्टर्स हैं, 2 रिएक्टर बन गया है, बाकी 4 रिएक्टर वहाँ पे बनने वाले हैं। उसमें जो आई थिंक फोर्थ रिएक्टर है उसके लिए पंपिंग रिक्वायरमेंट के लिए इनका कुडनकुलम वाला बेसिकली प्लांट, कुडनकुलम वाला इनका न्यूक्लियर पावर का प्रोजेक्ट है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अब उसमें ये लोग उसको सप्लाई करेंगे और अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उससे आप दिखता है कि न्यूक्लियर सेगमेंट के अंदर इनके पास और बहुत सारे ऑर्डर्स भविष्य में आने की बात है। बिकॉज इंडिया में आप देख रहे हो ना कि जो पूरा न्यूक्लियर सेक्टर है ना, वहाँ पे काफ़ी टेलमेंट्स है। बट अगेन आप देखेंगे न्यूक्लियर सेक्टर जो है उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी इशूज भी होते हैं, तो आपको वो कंटेक्स्ट भी लेके चलना है। तो चलिए न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं उनको समझते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपसे डिफेंस और नेवी में इनकी क्या डील है। देखिए, जो अगर आपको पूरा ड्राइवर समझना है इस पूरे सेक्टर का, तो ऑलरेडी आपने कुछ पॉइंट्स देख लिए होंगे। ये जो पूरा बिजनेस है वो आपका एक तो पूरी इंफ्रा थीम का बेनिफिशियरी है। फिर आप देखिए इंडिया में कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं, जैसे कि आपकी मेक इन इंडिया हो गया, पीएलआई स्कीम हो गया, जैसे वही चीज़ अगर आप देखोगे तो डिफेंस की जब हम और बिजनेस को आगे डिस्कस करेंगे तो आप और भी चीज़ें समझ पाओगे। तो जैसे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की जो बातें चल रही है, कहने का मतलब क्या है, हमारे जो इंडिया की जो डिफेंस में चीज़ें जरूरत होनी है वो हम लोग इंडिया में खुद से बनाएंगे। तो वैसे ही नेवी को अगर आप देखते हो तो नेवी का जो इनका बेसिकली मान लीजिए कोस्ट गार्ड होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मरीन प्रोपल्सल सिस्टम होता है, एग्जाम्पल अगर आपको मैं समझाऊं, तो एक सबमरीन है, एक सबमरीन आपकी पानी के नीचे चलती है। तो वो सबमरीन को प्रोपोल करना है, उसको अगर आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे जो आपकी बेसिकली मान लीजिए ना, जो आपकी उसको इंजन को पावर करना है, तो वहाँ पे भी अगेन जस्ट लाइक योर न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ पे भी आपकी बड़ी बड़ी डीजल जनरेटर्स लगती है। तो वो भी आपकी 6 मेगावाट हो गया, इस तरह की डीजल जनरेटर्स लग गया, डीजल इंजन वगैरह हो गए, वो आपकी लगती है। तो ये कंपनी को क्या है, न्यूक्लियर जो आपकी मरीन वाली सेगमेंट है वहाँ से एक पूरा लगभग 6 गीगावाट का गवर्नमेंट फंडेड 270 करोड़ का एक पूरा प्रोजेक्ट मिला है। वो भी एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है। अब प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट कहने का मतलब क्या है, वो प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट से एक तरह से मान लीजिए
लीजिए ये लोग अपने उस पूरी कैपेबिलिटी को एक तरह से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अंडर मेक आई इनिशिएटिव के अंदर उसको मिला है। तो ये आपको डिफेंस और मरीन की तरफ दिखता है। कुछ और पॉइंट्स अगर मेरे पास है तो ये अब क्या है ना, अगर आप मेरा अगर आप वीडियो को पीछे चाहिए तो अगर ऐसे मैंने आपको जो पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर दिखाया था तो वहाँ पे पाओगे एक इनका पूरा इन्होंने एक और मान लीजिए आपका सब्सिडरी बनाया है। तो चलिए मैं अगर आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। सो अगर हम लोग समझे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो किर्लोस्कर एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, बेसिकली ये जो इनका पूरा डिफेंस डिफेंस वाला हो गया, न्यूक्लियर पावर वाला हो गया, जहाँ पे ये लोग बड़े बड़े हायर हॉर्स पावर ऑप्टी प्राइम जो सेगमेंट है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ वाले जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे ना, वो बड़े हॉर्स पावर के जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो आपका इस सब्सिडरी के अंदर आएगा। ये सब्सिडरी उन्होंने बनाई क्यों है, ताकि जो पूरा फोकस है ना वो उसकी तरफ आ पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पे आप देखोगे तो इनका डिफेंस और मरीन वाला वो पूरा सेगमेंट हो गया। तो ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला सेगमेंट है, इसको इनको काम करना पड़ेगा। डिफेंस की कंपनियों, डिफेंस कंपनी को कह रहा हूँ, आपकी जो नेवी है उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा इनका स्ट्रैटेजी है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, जो बाकी जैसे डिफेंस में देखोगे आप, तो डिफेंस में जो आपके मान लीजिए इंजन्स वगैरह यूज़ होने हैं, तो देखिए अब मान लीजिए आप एक डीजल जनरेटर बनाते हो, एक आप सिविल पर्पस के लिए बना रहे हो और एक डिफेंस पर्पस के लिए बना रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए आपका जो टरेन है, अगर जैसे अब इनके डीजल इंजन्स वगैरह होगी तो आपको वो सियाचिन ग्लेशियर में भी यूज़ करना है अंडर -30 -40 डिग्री सेल्सियस। और आपको वही इंजन जो है वो आपको थार डेजर्ट, मतलब जो आप हमारे सहारा, मतलब जो आपके राजस्थान में डेजर्ट है वहाँ पे भी यूज़ करना है। तो कहने का मतलब क्या है, इनके जो इंजन है जब आप डिफेंस में काम करते हो तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही एक्सट्रीम टफ इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ उस तरह से आगे बढ़ते हैं। और सिमिलरली अगर आप देखोगे ना, जैसे रेलवे और इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो गया, वहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, तो जैसे रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे जैसे रेलवेज में हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखते हो ना हमारी जो रेलवेज है वो पहले आपके डीजल पावर्ड चलती थी, कोयले से चलती थी। चीज़ें बदल के आपकी मान लीजिए जैसे जैसे हमारी ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह आई हैं, तो जैसे वंदे भारत ट्रेन वगैरह हो गए, सभी आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो दो तरह की चीज़ें आ सकती है। एक तो ये है कि क्या इनके लिए ये जो आपका रेलवेज वाला सेगमेंट है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन होना क्या एक कंपनी के लिए थ्रेट है। और दूसरा ये भी चीज़ है कि आप देख रहे हो ना कि इंडिया में अगेन डिमांड सप्लाई का मिसमैच इतना ज़्यादा है, तो उससे अगेन वहाँ से भी इनको टेलमेंट सीख रहे हैं। तो ये जो इनका पूरा रेलवे वाला सेगमेंट है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आपको इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ें सिर्फ ये लोग ऐसा नहीं है कि डीजल डीजल इंजन्स वगैरह बनाते हैं, इसके साथ ये लोग जो फार्म मैकेनाइजेशन की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए एक किसान है, किसान को सिर्फ डीजल जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको टिलर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। जो खेतों में वीड्स वगैरह उग जाती हैं उनको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये वीडर्स होते हैं, टिलर्स होते हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं। फिर हम उनका जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला सेगमेंट है वहाँ से आपका पंप्स वगैरह हो गया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गया, उन चीज़ों को बनाते हैं। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये इनका पूरा B2C वाला सेगमेंट हो गया, B2B वाला सेगमेंट हो गया, दोनों आपका इंडिया में काम करता है और आपका एक्सपोर्ट मार्केट में भी काम करता है। तो चलिए अब मैं आता हूँ कुछ आपसे एक्सपोर्ट के बारे में। तो अब एक्सपोर्ट में क्या चीज़ों से टेलमेंट आ रही है। एक तो आपको दिख रहे हो कि पूरा मिडिल ईस्ट से टेलमेंट आ रहा है। पहला टेलमेंट ये हो गया इनका। अगर मैं आपको एक्सपोर्ट का पूरा परसेंटेज बताऊँ ना, तो मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी थी, मैं आपको स्प्लिट दे देता हूँ। सो अगर मैं आपको फाइनेंशियल स्प्लिट बताऊं, तो अगर आप देखोगे इनका जो B2B सेगमेंट है जो इंडिया में बेसिकली है, वो आप B2B सेगमेंट बहुत इंडिया और एक्सपोर्ट मार्केट है। तो लगभग 75% जो रेवेन्यू है वो आपका B2B से आता है। अब अगर आप इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट देखोगे ना, तो एक्सपोर्ट सेगमेंट इनका मान लीजिए लगभग, मान लीजिए पूरा कितना एक्सपोर्ट ये लोग बेसिकली कहते नहीं है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल। बिकॉज आप देख रहे हो इनकी सब्सिडरी जो है मिडिल ईस्ट में भी है और इनकी अमेरिका में भी है। तो लगभग मान लीजिए 10-12% जो है वो आपका एक्सपोर्ट से आता है, मतलब इंटरनेशनल सेगमेंट से आता है। और जो इनकी एरका है बेसिकली जो फिनेंशियल आर्म है, उससे लगभग 15% रेवेन्यू आता है। और सिमिलरली अगर आप डोमेस्टिक देखोगे तो लगभग 90% इनका B2B सेगमेंट में डोमेस्टिक से आता है, लगभग 10% आपका एक्सपोर्ट से आता है। और सिमिलरली इनका B2C देखोगे वहाँ पे भी लगभग 75 से 85% डोमेस्टिक से आता है और आपका एक्सपोर्ट से 15 से 25% होता है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग 75 से 85% जो है वो आपको डोमेस्टिक मार्केट से आता है और लगभग मान लीजिए 10 से लेकर 20% के बीच में आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट में आता है। अब कंपनी का यहीं से जो विजन है, मतलब आगे जाके ये लोग कैसे अपना पूरा रेवेन्यू का है उसको चेंज करना चाहते हैं। एक तो देखिए आप ये समझ चुके होंगे इनका जो पूरा B2C वाला सेगमेंट है वहाँ पे इनका काफ़ी फोकस है। दूसरा इनका फोकस है काफ़ी एक्सपोर्ट की तरफ। तो ये लोग कहते हैं कि जो इनका प्रेजेंटली मान लीजिए 11 से 15% के बीच में इनका पूरा एक्सपोर्ट रहता है, वो यहाँ से ये लोग आने वाले समय में अपना जो इनका टू बी वाला स्ट्रैटेजी है FY30 तक का, उसमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा के लगभग 30% करना चाहते हैं। तो आपको दिख रहा है कि एक्सपोर्ट में आपका जो मार्जिन होता है वो आपको रिलेटिवली बेटर मिलता है। तो वहाँ से एक मार्जिन ड्राइवर की ओर और पूरे लीवर्स दिखते हैं आपको। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। कुछ और चीज़ें अगर हम लोग इनके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, तो लेट मी जस्ट तो जैसे मैंने यहाँ पे आप जो मैं आपको बता रहा था पूरा जो स्प्लिट वगैरह है वो आप यहाँ पे स्लाइड को पॉज करके रीड कर सकते हो। ये मैंने इनके Q4 के नंबर से लिया है, आप इसको देख सकते हो। और बाकी हमने ये जो 3 वर्टिकल्स है इसको भी काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। सो ये हमने देख लिया है हम लोग। चलिए अब आगे समझते हैं।
तो अब ये देखिए अर्का फाइनेंशियल्स के बारे में यही पे थोड़ी चीज़ें बात कर लेता हूँ। तो देखिए अभी जो इनका अर्का वाला पूरा ग्रुप है ना, बेसिकली जो इनका सब्सिडरी है, जो इनका बेसिकली फाइनेंशियल वाला आर्म है, वो अभी उतना मैच्योर हुआ नहीं है। तो अगर आप देखते हो, अगर मैंने आपने मेरी जियो फाइनेंशियल्स की वीडियो देखी है जो मैंने इस क्वार्टर 4 के अंदर फर्स्ट वीडियो बनाई थी शायद ऑलमोस्ट, तो आप वहाँ पे समझ पाओगे ना, जैसे जैसे ये जो बड़ी बड़ी ग्रुप कंपनीज होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कई सारे अपने अंदर एक छोटी छोटी कंपनियों को इंक्यूबेट करता है। और इंक्यूबेट करते हैं तो एक तरह से जब मान लीजिए जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसको बेसिकली अलग से डिलिस्ट कर देते हैं, जब वो खुद में मैच्योर हो जाती है। तो अगर आप, मुझे जो लगता है इनका जो एडका फाइनेंशियल वाला पूरा जो विजन है वो कुछ उस तरह से ही काम कर रहा है। तो ये लोग वही कहते हैं कि आने वाले समय में अपने अपने AUM को लगभग 3x ग्रो करने की बात करते हैं। और अगर आप इनका ROA देखोगे ना, तो प्रेजेंटली जो इनका ROA है वो आप मान लीजिए 0.4 या 0.5% पे आता है। कहने का मतलब क्या, इनका ROA बहुत ही कम है। उसके कारण अगर आप देखोगे इनका जो आपका ROE है वो आपका सिंगल डिजिट में आता है। कहने का मतलब क्या है, 3% हो गया, 5% हो गया, जो कि बहुत ही खराब है। जब मैं इसको बाकी इंडिया में जो इतने अच्छे अच्छे फिनेंशियल, हमने काफ़ी डिस्कस किया है, आप क्वार्टर 4 की वीडियोस देखिए मेरी, वहाँ पे हमने कुछ 20-25 फिनेंशियल को डिस्कस किया है। तो आप देखो पाओगे इनका जो फिनेंशियल आर्म है वो किसी भी वे में अच्छा नहीं कर रहा है। तो कंपनी को अपने फिनेंशियल आर्म जो है इसको काफ़ी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो कंपनी वही कहता है कि अपने जो टच पॉइंट्स है, इनका पूरा विजन है, वहाँ पे लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और बाकी जो भी आपका, ये लोग अपने ग्रैनुलर बुक की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं, जहाँ पे स्मॉल टिकट लोन्स हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं। और जब आपकी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ होती है वहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको यील्ड ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी हमने फाइनेंशियल्स में काफ़ी डिटेल में बहुत चीज़ों को समझा है, तो हम लोग इन चीज़ों में और डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये है। अब चलिए मैं आपसे इनसे, इन कंपनी का जो पूरा केपेक्स वगैरह का प्लान है उसको समझाता हूँ। तो देखिए केपेक्स प्लान आपको समझना है तो हम लोग को दो दो तरीके से समझना पड़ेगा। पहला तो ये है कि इनका जो FY 25 रहा है, मतलब FY 26 रहा है, यहाँ से पहले का केपेक्स क्या रहा है वो समझते हैं। और दूसरा इनका जो भविष्य का केपेक्स है वो कैसा रहा है। तो देखिए पहला इनका अगर आप केपेक्स देखो ना, जो इनकी 2x से 3x स्ट्रैटेजी थी, तो वहाँ पे इन्होंने लगभग हजार हजार करोड़ है उससे ऊपर का केपेक्स किया है। वो केपेक्स आप, इनका जो दो जगह प्लांट है, एक बेसिकली केगल प्लांट है और एक जो नासिक जगह है, नासिक जो आपकी महाराष्ट्र में आती है, वहाँ पे इनके प्लांट है। वहाँ पे इन्होंने अपने जो डीजल इंजन है उनको, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया। और इनको जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनको जो अमेरिका है वहाँ पे इनका एक सब्सिडरी था, जैसे ये लोग नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने 51% पे सब्सिडरी को एक्वायर किया, जो कि DBA वाइल्ड कैट पावर जेन करके सब्सिडरी है। उससे ये लोग आपका अमेरिकन मार्केट में टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दो वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। वो चीज़ देखते हैं। और इनका जो पूरा मिडिल ईस्ट वाला सेगमेंट है, जिसको जो GOEM कहते हैं, बेसिकली क्या है, मिडिल ईस्ट में जाके ये लोग पहले क्या करते थे, ये लोग इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाते थे और उसको एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करते थे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वहाँ की एक जो OEM है वहाँ से बात करके वहीं पे कुछ मान लीजिए मेक इन मिडिल ईस्ट कुछ उस तरह का काम करेंगे, या फिर वहां पे असेंबलिंग करेंगे। तो उस तरह से ये लोग सेल करने की बात करते हैं। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी पहले की थी। अब यहाँ से जो इनका पूरा टू बी वाला विजन है FY 30 तक का, उसमें ये लोग क्या करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई भी है इस पूरे स्लाइड के अंदर, तो अगर आप देखोगे ये लोग इस तरह का कुछ केपस करना चाहते हैं। क्या है, ये लोग हायर हॉर्स पावर जो है उसके लिए आपका जो केगल प्लांट है वहाँ पे अपना जो कैपेसिटी है उसको रैंप अप करने की बात करते हैं। बाकी इनका जो नेवी वाला प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको बताया प्रोटोटाइप का मरीन प्रोपल्सन के लिए लोग बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ इनके पैसे लगेंगे। R&D हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, उसकी तरफ ये लोग जाने की बात करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे अभी हमने सेडमैक मेकाट्रॉनिक्स में भी देखा था कि एक जो R&D फोकस्ड कंपनी होती है जो अपना खुद का बेसिकली प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप पाओगे ना कि वहाँ पे जो आपका एसेट टर्न होता है वो आपका मच बेटर होता है जब हम उसको बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हैं। तो वही आप पाओगे, इनका जो एसेट टर्न है, ये लोग बात वही करते हैं कि इनका जो पूरा ग्रॉस ब्लॉक है, ग्रॉस ब्लॉक कहने का मतलब क्या, कितना इनके पास जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, केपेक्स वगैरह लगा हुआ है, वो आई थिंक अगर आप देखोगे लगभग 2000 करोड़ का इनके पास पूरा ग्रॉस ब्लॉक है। उसको ये लोग FY 30 तक बढ़ा के लगभग आप मान लीजिए 4000 करोड़ करने की बात करते हैं। और उसी में एसेट टर्न कुछ कहते हैं कि 4x से 5x होगा। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ने की बात कर रही है। इनका पूरा कैपेसिटी के बारे में, अब अगर आप इनका कैपेक्स देखोगे, वो इनका फंड कैसे होगा बेसिकली, तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का डेट बाई इक्विटी काफ़ी कम है। बाकी अगर आप देखोगे ना, इनके पास कैश फ्लो ये लोग जनरेट करते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। तो इनका जो केपेक्स फंड होना है वो आपका इंटरनल एक्रूवल डेप्ट बाकी इन चीज़ों से होने वाला है। तो ये इनका पूरा केपेक्स वगैरह के बारे में हो गया। अब बाकी अगर आप इनका एक्सपोर्ट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक और हमने हायर हॉर्स पावर के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, इंटरनेशनल के बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ों को समझा है। एक इनका डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर मार्केट क्या है, ये देखिए इनका जो आप रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे ना, तो वहां पे भी आप पाओगे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर मार्केट है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। ऐसा क्यों है, बिकॉज आप देखिए कि आपके पास जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होती है ना वो आपकी बन चुकी है। तो वहां पे आपको जो मतलब मान लीजिए जो AMC होता है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, कोई पार्ट्स का रिप्लेसमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ों की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी कुछ पूरी आगे बढ़ने की बात करती है। एक चीज़ मुझे आपको समझानी है कि इनका जो पूरा मान लीजिए ये जो पूरी कंपनी है ना, तो बेसिकली कि हम लोग थोड़े इश्यूज वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कंपनी के। तो देखिए जब आप इस तरह के बिजनेस को देखते हो ना, तो यहाँ पे जैसे हमने वो दिल्ली वाला एग्जांपल लिया था कि जहाँ पे आप पॉल्यूशन के नॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे कई बार डीजल जनरेटर्स वगैरह जो होती हैं उसमें आपको सरकार के बैन वगैरह लग जाते हैं। और दूसरा जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी आती रहती है इस तरह की कंपनियों में। तो आप पाएंगे कि जो जैसे इनका जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है, या फिर जो आपकी BS6 की नॉर्म्स होती है, वो सब चीज़ें जब आती है तो आपकी जो स्ट्रिंजेंट बेसिकली रेगुलेशंस हो जाती है, तो उसमें जो आपके डीजल्स वगैरह, डीजल इंजन्स वगैरह जो होते हैं,
उसको बेसिकली आपको अपग्रेड अपग्रेड करना पड़ता है। तो उससे क्या होती है, कंपनी की जो कॉस्ट होती है वो आपकी बढ़ जाती है, और वो कॉस्ट आप कितना एक कंपनी को पास ऑन कर पाते हो अपने जो क्लाइंट है उनको, वो काफ़ी डिपेंडेंट हो जाती है, मतलब आप अपने कस्टमर्स को कितना पास ऑन कर पा रहे हो। तो उसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि बेसिकली जैसे जो आपकी BS6 नॉर्म्स वगैरह आई थी, तो उसके पहले आप देखते हो ना, जैसे अगर आपने वो AC वाली कंपनीज को दिखाया तो वहाँ पे भी आप पाओगे कि जब BS6 नॉर्म्स आए थे आई थिंक जनवरी के आसपास, तो उसके पहले आप देखोगे इन्वेंट्री की पिकिंग अप स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, जितना भी आपका क्लाइंट है वो और तेजी से प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करता है, और एक बार जब चीज़ें बिक जाती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिप दिखता है। तो ये सारी चीज़ें भी इस तरह की कंपनियों के केस में चलती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में। अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूँ, तो बाकी सारी चीज़ें जो है, बस 3 या 4 चीज़ें और हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, पहला हमें जानना पड़ेगा इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने देखा कि काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें इस कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है। और हमने ये भी देखा कि जो टू बी इनकी स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे ये लोग कई बार मतलब अपने हायर हॉर्स पावर में जाने की बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, और क्या स्ट्रैटेजी है इनके पास, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेसिकली मान लीजिए, जो आपका फ्यूल एग्नोस्टिक, कहने का मतलब क्या है, ये लोग धीरे धीरे आपका, जैसे मान लीजिए सरकार का पूरा फोकस वो इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह के बारे में है ना, E20 E30 वगैरह की जो बातें होती हैं, तो ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी जो डीजल इंजन वगैरह है उसको उस फॉर्म के रूप में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपको काफ़ी R&D वगैरह लगेगा। फिर दूसरा चीज़ आप ये देखते हो कि पूरे हमारे कंट्री के अंदर जो ये मिथेनॉल वगैरह हो गया, इथेनॉल वगैरह हो गया, इसको आपको समझना है ना, आप मेरी अद्वैत की वीडियो, या फिर अगर आपको देखना है आप मेरी ओरियाना की वीडियो को देख सकते हो। इन दोनों वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में ये जो मिथेनॉल वगैरह है, क्या आपकी जो ग्रीन हाइड्रोजन से डेरिवेटिव्स वगैरह क्या होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया, तो आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसके अलावा एक और जो पूरा थीम है, आप देखिए ना, जैसे अगर आपने वो एक जो हमारी एमटार टेक, इस तरह की कंपनियां हैं, तो इन सभी का जो पूरा टेलविंड आ रहा है, जैसे वो ब्लूम एनर्जी कंपनी है, वो जो आपके फ्यूल सेल्स वगैरह बनाती है। तो धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी आप देखते हो आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी आने वाली है। जैसे जैसे ये पूरा डेटा सेंटर की थीम इवॉल्व होगी, सबको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, तो ये कंपनी भी है अपनी फुल एग्नोस्टिक करके आने वाले समय में आपका जो फ्यूल सेल्स वगैरह है, हाइड्रोजन सेल्स वगैरह जो है, उस तरफ जाने की बात करता है। ऑल वो सारी चीज़ें जो है आपकी बहुत अभी नेसेंट स्टेज पे है, और इनका जो केपेक्स का पैसा है, कुछ पैसा वहाँ पे भी लगने वाला है। और वहाँ से जो लिथियम आयन बैटरीज हो गया, सोडियम आयन बैटरीज वगैरह हो गया, पॉलीमर बैटरीज होती है, अगेन उन्हीं कंपाउंड्स को किस तरह से यूज़ करके बनाएंगे, तो वो आने वाले ईयर्स वगैरह में चीज़ें इवॉल्व होंगी। तो कंपनी का देख रहे हैं कि उन जगहों में काफ़ी फोकस है। बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी फोकस कर रहे हैं, और उसमें आप देखेंगे ये लोग ट्रैक्शन मोटर। अब ट्रैक्शन मोटर क्या होता है, तो देखिए, एक आपका रेलवे है ना, रेलवे के जो नीचे अगर आप देखोगे कभी, उनकी जो व्हील्स वगैरह होती है, वहाँ पे आपके मोटर्स लगे होते हैं। तो एक जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन है, या फिर किस तरह की ट्रेन, आपको ट्रैक्शन मोटर की जरूरत तो हर जगह पड़ने वाली है। तो ये कंपनी उस तरह से अपने ट्रैक्शन मोटर की तरफ भी ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और बाकी फ्यूल्स वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया। अब कुछ कंपटीशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनका जो पूरा रूरल वाला सेगमेंट है, जहाँ पे ये लोग लोअर हॉर्स पावर देते हैं, वहाँ पे जो आपकी इंडिया की बाकी OEM है ना, जैसे आपका ये आपका महिंद्रा हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, वहाँ से इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। हायर हॉर्स पावर में आपकी कमिंस हो गई, फिर आपकी कैटरपिलर एक कंपनी है, फिर जेनरिक का एक कंपनी है, एक और एक कंपनी कोहलर है, जो कि आपकी बाकी बड़ी कंपनी है, जर्मन कंपनी आई थिंक। तो इन सभी कंपनियों से इनका पूरा कंपटीशन रहता है, उसको काउंटर करने के लिए इनकी जो पूरी ऑप्टी प्राइम वाली स्ट्रैटेजी है, उसमें ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ है। और बाकी इनको जो ऑप्टी प्राइम वाली स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे इनको काफ़ी काम करने की जरूरत है, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है ना, एक तरह से मान लीजिए ना, अभी तक वो प्रोडक्ट प्रोवन नहीं है। बाकी जो OEM है वो लोग आपका सिंगल इंजन, बड़ा हॉर्स पावर का इंजन बना के देता है। वही इनका जो पूरा वेंचर है ना, वो आपका मल्टीपल इंजन, मतलब ऐसे समझिए, ये लोग क्या करेंगे, आपको मान लीजिए 2000 या 3000 kVA का पूरा एक इंजन बनाना है, तो ये लोग क्या करेंगे, लगभग 700 kVA के एक इंजन लगाएंगे, उसके बगल में एक और इंजन लगाएंगे, एक और इंजन लगाएंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 इंजन लगा के वो लोग 2000 kVA से ऊपर की पूरी पावर देने की कोशिश करते हैं। तो वही जो बाकी इनका OEM है ना, वो आपका एक सिंगल इंजन के रूप में रहता है। तो ये चीज़ों का कैसा इवोल्यूशन होना है वो हमको देखना पड़ेगा। ऑल दो इनका जो पूरा, अगर आप ये जो हायर हॉर्स पावर वाला सेगमेंट देखोगे ना, वो काफ़ी रैपिड पेस में ग्रो कर रहा है। तो एक कंटेक्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं, इनका जो मार्केट शेयर है, जो इनका हायर हॉर्स पावर वाला सेगमेंट है, वहाँ पे कुछ साल पहले वो ऑलमोस्ट नील था। इन लोगों ने वहाँ पे आया है, और अभी अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करके एक तरह से मान लीजिए डबल डिजिट मार्केट शेयर की तरफ आगे बढ़े हैं। और यहाँ से जो इनका विजन है, ये लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ सालों में, जो भी इनकी टू बी वाली स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे कहते हैं लगभग 20% मार्केट शेयर करने की बात कर रहे हैं। और अगर आप परसेंटली इनका ग्रोथ रेट देखोगे ना, जो इनका हायर हॉर्स पावर वाला सेगमेंट है, वहाँ पे आप पाओगे वो एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 100% की ग्रोथ पर ही चल रहा है। कहने का मतलब कि अगर पूरी जो कंपनी अपनी कंसोलिडेटेड लेवल्स पे कुछ 25% पे ग्रो कर रही है, और उसी तरह का इनका गाइडेंस दिखता भी है यहाँ से, तो वहीं आप पाओगे इनका जो हायर हॉर्स पावर वाला सेगमेंट है, वो आपका मच हायर पेस पे ग्रो कर रहा है। तो कंपनी देखते हैं कि आने वाले समय में अच्छा ही कर रहा है, और वहाँ पे कितना ये लोग भविष्य में भी एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बाकी मैंने आपसे फिनांसिस के बारे में समझा दिया है आपको। अब ड्राइवर्स के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं।
तो ग्रीन एनर्जी कहने का मतलब क्या है, जो भी पूरी आपकी आरडी ट्रांजिशन चल रही है, उसी का थ्रेट वगैरह है कि नहीं है, वो एक बड़ा क्वेश्चन है इस कंपनी के लिए। बट अगेन आप देख रहे हो ना कि नए नए सेक्टर्स भी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे आपका डेटा सेंटर्स हो गया, एआई वाले जो थीम है, जेनसेट्स वाली जो थीम है पूरी, उन सभी जगहों में आप देख रहे हो कि पूरी आपकी डिमांड भी उस तरह की चल रही है। अब कुछ छोटे मोटे इशूज़ वगैरह हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं। अड़का वाला तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे इनको बहुत सारे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखिए जो मिडिल ईस्ट में पूरा जियोपॉलिटिकल इशूज़ आ गया, उसी कारण आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, वो एक कॉमन इशू है सभी कंपनियों के लिए। वो चीज़ें अभी जो कंपनी है ना, अगेन सरकार की जो भी आपके रेगुलेटरी इशूज होते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है, जो हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चीज़ें समझी, आपकी BS6 के नॉर्म्स वगैरह होते हैं, फिर आपकी जो भी ये गवर्नमेंट का बैन वगैरह लग जाता है एग्रीकल्चर को लेके। तो एक और जो ये जो पूरा कंपनी है ना, आप कभी कभी पाओगे इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, वहाँ पे जो सेल्स वगैरह होती है, वो आपको ओवरऑल चेंज होते हुए दिखेगी। बिकॉज क्या है ना, जो आपका जो जो लोअर हॉर्स पावर वाला सेगमेंट है, वो आपका कई बार क्या होता है ना, आपकी जो मानसून हो गई उस पर डिपेंड करता है, किस तरह का मतलब बारिश वगैरह हुई, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी फसल की उपज कैसी हो रही है, उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वो आपको डिप वगैरह लेके चलना है। और दूसरा चीज़ क्या है, कई बार आप ये देखोगे इनका जो मान लीजिए जो वॉल्यूम ग्रोथ है, कहने का मतलब क्या है, आपने कितने डीजल इंजन सेल किए और जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें आपको डिस्क्रिपेंसी दिख सकती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए, आप एक जब बड़ा बेसिकली डीजल इंजन सेल करते हो, तो वहाँ पे आपको जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है, मतलब आपको पाँच पाँच इंजन सेल करके भी आप एक बड़ा रेवेन्यू ले सकते हो। वहीं आप छोटे हॉर्स पावर की बहुत सारे इंजन सेल करके भी उतना रेवेन्यू नहीं ले पाओगे ना। तो ये भी चीज़ आपको लेके चलनी है। तो कई बार आपको डिस्क्रिपेंसी मिलेगी इनके वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर पे और आपके टॉप लाइन ग्रोथ के नंबर पे। तो उस चीज़ को लेके हमें उतना इशू नहीं करना है। बाकी आप देखेंगे जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स है, उससे तो आपको सभी कंपनियों को इशू रहता है। ये चीज़ है। और बाकी तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। तो कंपनी मोटा मोटी अच्छा कर रहा है। तो इस कंपनी को, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको साथ में आप मेरी जो आपकी ये हिताची वाली वीडियो है, TD पावर सिस्टम्स की वीडियो है, और जो पूरे ये डेटा सेंटर वगैरह की जो थीम चल रही है, उसको आप ज्वाइन करके देखिए, तो आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। तो ये आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को पॉज करते हैं। तो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैंने आपको फाइनेंशियल नंबर भी दिखा दिया है, वो आप यहाँ पे पॉज करके एडिट कर सकते हो। तो वही, अगर एंड में मैं बोलूँ तो कंपनी का जो गाइडेंस है वो आपका मान लीजिए वही 25% CAGR पे ग्रो करने की बात करते हैं। सिंस आपका मार्जिन में आपको एक्सपेंशन दिख रहा है, बहुत सारे लीवर्स हैं आपका, एक तो मान लीजिए ऑप्टी प्राइम की तरफ जा रहे हैं, इनका पूरा जो ये वर्टिकल है, मतलब इंटरनेशनल वाला वर्टिकल है, वहाँ से आपको काफ़ी टेलमेंट दिखेगा। तो इन सभी चीज़ों के कारण इनका जो पूरा मार्जिन इंप्रूव होने के, एक्सपांसन के काफ़ी स्कोप है, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों से इनका कंपनी का देख रहे हो, जिनका पैट ग्रोथ है और जिनका एबिटा ग्रोथ है, वो आपका आराम से 30-35% पे ग्रो कर सकता है। तो प्रेजेंटली देखोगे तो सिंस कंपनी काफ़ी समय से परफॉर्म कर रहा है, तो आपको वैल्यूशन इस तरह की कंपनियों का हमेशा आपको हाई ही मिलेगा। बिकॉज काफ़ी काफ़ी समय से ये कंपनियां एग्जीक्यूट करते हुए आ रही है। तो आपको उस तरह से कंपनी को देखना है। सो यहीं पे पॉज करते हैं वीडियो को। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।